नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 10। इसके बाकी के 9 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 10। मतलब लड़की वापस नहीं लौटी। एग्जैक्टली। ट्रेन जब वाराणसी पहुंच गई तो महिला ने फिर कुछ पुलिस वालों का ध्यान उस तरफ दिलाया, जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस सामान को मालखाने में जमा करवा दिया, मगर लड़की को तलाशने की कोई कोशिश नहीं की। इससे ये कहां साबित होता है कि लड़की की मौत हो चुकी है? साबित बाद में हुआ। तब हुआ जब इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से 20-25 किलोमीटर आगे रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की की लाश पड़ी पाई गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया तो लड़की की लाश से थोड़ी दूरी पर उन्हें एक मोबाइल फोन मिला, जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं बचा था। पुलिस ने उसमें से सिम निकालकर एक दूसरे मोबाइल में डाला तो उसमें एकमात्र जो नंबर सेव था वो लड़की की माँ का था, जिसे फोन करके फौरन लड़की के बारे में सूचित कर दिया गया। पूरे सिम कार्ड में बस एक ही नंबर था। जाहिर है उसने बाकी के नंबर फोन मेमोरी में सेव कर रखे होंगे। नंबर सेव करते समय इतना ध्यान कौन देता है कि नंबर कहाँ सेव हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़। उसी रोज रात के वक्त लड़की के परिजन थाने पहुंचे तो मालूम हुआ मरने वाली का नाम अनामिका था, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। और इतने कांटे की खबर तेरे उस सफाई कर्मचारी के पास थी? है तो ऐसा ही। दरअसल उस वाकये की खबर उसे अगले से अगले रोज यानी 1 मार्च का अखबार पढ़कर लगी थी। अखबार में ही ये छपा था कि वो लड़की 27 फरवरी को दिल्ली से स्वतंत्रता एक्सप्रेस में सवार हुई थी और B2 कोच के 32 नंबर की साइड अपर बर्थ की पैसेंजर थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे दोस्त ने टिकट चेक करते वक्त उसकी आईडी तो जरूर देखी होगी। देखी थी, मगर ना देखने वाले अंदाज में। उसका कहना था कि आधार कार्ड और वोटर आईडी की फोटो से अगर वो हर पैसेंजर के चेहरे का मिलान करता फिरे तो एक ही कोच में सुबह से शाम हो जानी थी। अमूमन वो आईडी पर सिर्फ नाम पढ़ता है और अपनी पैसेंजर लिस्ट पर उस नाम के आगे चेक मार्क लगा देता है। वैसे भी आधार कार्ड और वोटर आईडी के जरिए किसी की शक्ल पहचानना कौन सा आसान काम होता है। तू कहानी को सुलझाने गया था और उससे ज्यादा उलझा कर ले आया। तेरी बातों से तो ये मतलब निकलता है कि संजना शुक्ला ने 27 फरवरी को ट्रेन में सफर किया ही नहीं था, बल्कि उसकी जगह उसी सीट पर किसी और लड़की, जिसका नाम अब हमें तेरे बताए ही मालूम है कि अनामिका था, ने सफर किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रेन में बैठ चुकने के बाद भी उसने सफर का इरादा बदल क्यों दिया था? क्योंकि विवेक आचार्य का कहना है कि गीता अरोड़ा उसे ट्रेन में सवार कराकर वापस लौटी थी। ठीक कहना है। एक तीसरी आवाज वहां गूंजी। दरवाजे पर विवेक आचार्य खड़ा था। आजादी मुबारक हो। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी ये मेहरबानी मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ना ही भूलो तो अच्छा है, वरना मुझे फिर से तुम पर मेहरबानी करने का कोई मौका तलाश करना पड़ेगा। उसकी बात पर तीनों का सम्मिलित ठहाका गूंजा। आओ बैठो। सच पूछो तो इतनी आसानी से तुम्हारी रिहाई मुमकिन हो जाएगी, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। पुलिस की नजर इनायत तो अभी भी मुझ पर हो सकती है। आखिर मेरे फ्लैट से साइनाइड का पैकेट बरामद हुआ था, वो भी तुम्हारे सामने। हैरानी होती है सुनकर, कहीं ये कारनामा पुलिस वालों का ही तो नहीं था? ऐसा नहीं था। तलाशी से पहले पुलिस के खुद ऑफर करने पर मैंने वहां पहुंचे तीनों पुलिस वालों को चेक किया था। किसी के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। ऊपर से वहां पहुंचा पुलिस ऑफिसर सुधीर राय था, जिसे मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। वो ऐसी कोई कोशिश करने से पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देना ज्यादा पसंद करेगा। बात सिर्फ साइनाइड की थैली बरामद होने की भी नहीं है। वहां से पुलिस को साइनाइड पर लिखी गई एक किताब भी तो मिली थी, जो कोई छुपने वाली चीज नहीं थी। वो किताब मेरी थी। उसका लेखक मेरा एक दोस्त है, जिसने मुझे वो किताब भेंट स्वरूप दी थी। और एल्बम में मौजूद फोटो के बारे में क्या कहते हो, जिसमें तुम संजना शुक्ला के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे? वो मेरी कॉलेज टाइम की फोटो है, जो कॉलेज के बाहर ही खींची गई थी। तस्वीर में दिखाई दे रही लड़की मेरी उस वक्त की एक क्लासमेट है, जिसका नाम नीना गुप्ता था। लगता है तुमने फोटो ठीक से नहीं देखी, वरना तुम्हें बैकग्राउंड में DAV कॉलेज श्रीनिवासपुरी दिल्ली का बोर्ड लगा दिखाई दे जाता, जबकि संजना की तमाम शिक्षा वाराणसी में हुई थी। अलबत्ता इस बात पर मुझे हैरानी जरूर हो रही है कि उसकी शक्ल काफी कुछ संजना से मिलती जुलती है। साइनाइड की थैली के बारे में क्या कहते हो?
अगर वो काम पुलिस का नहीं है तो जरूर उस इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर का कारनामा था, जो दिखावे को मेरे फ्लैट पर संजना की बाबत पूछताछ करने पहुंचा था। मगर उसका असल मकसद वो थैली छिपाना ही था। उस काम को वो मेरे कॉफी तैयार करने के दौरान बखूबी अंजाम दे सकता था। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि इस नाम का कोई इन्वेस्टिगेटर न्यू लाइफ बीमा कंपनी में नहीं है और ना ही कभी ऐसी किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत समझी जाती है। ऊपर से उनका कहना है कि ये काम उन लोगों ने प्राइवेट एजेंसियों को सौंप रखा है, जिन्हें केस तभी अलॉट होता है जब नॉमिनी की तरफ से क्लेम लगाया जाए। फिर तो ये उसी का काम है। हवालात में सिर्फ बैठे ही तो नहीं रहे होगे तुम, केस पर कुछ दिमाग भी जरूर खपाया होगा। आखिर तुम्हारी अपनी जान पर बनी हुई थी। ठीक कहते हो। कुछ सूझा? एक कैंडिडेट है मेरी निगाहों में, मगर सवाल वही है कि अगर उसने कत्ल किया है तो उस नामुमकिन काम को अंजाम देने में कामयाब क्यों कर हुआ। ऊपर से जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि दोनों हत्याओं के वक्त वो दिल्ली से कई सौ किलोमीटर दूर बैठा हुआ था। चंद्र प्रकाश, मैं उसी का नाम लेने वाला था। वो अपनी भांजी का कत्ल क्यों करेगा? हो सकता है भांजी का कत्ल ना किया हो, उसने सचमुच आत्महत्या की हो। ऐसे में जब उसे 1 करोड़ की रकम डूबती दिखाई दी तो उसने ऐन उसी तरीके से गीता अरोड़ा को मौत के घाट उतार दिया, ताकि उसकी भांजी की मौत को भी कत्ल मान लिया जाता। पैसे उसे तो नहीं मिलने वाले थे। उस बात के 2 जवाब मुमकिन है। पहला ये कि संजना की मां कौशल्या देवी के कोई और आद औलाद तो है नहीं जो उन रुपयों पर अपना कब्जा जमा लेती। ऐसे में अंत पंत तो वो रकम मामा के पास ही पहुंचनी थी। तुमने संजना की मां को देखा नहीं है, उसे देखकर हैरानी होती है कि अपने पैरों पर खड़ी है। ऐसे में उसकी कभी भी चलचल हो सकती है। तुम्हारी दूसरी बात का जवाब यह है कि तुम इन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों को जानते नहीं हो। इनमें से अधिकतर को अपनी बहनों और उनके बच्चों से इतनी मोहब्बत होती है कि उनकी खातिर कुछ भी कर गुजर सकते हैं। खुद को बेचकर, अपने बच्चों को भूखा मारकर बहन के घर का खर्च उठाने को तैयार रहते हैं। उनकी मोहब्बत हम शहरी लोगों की तरह दिखावे की नहीं होती है। कहीं तो ऐसे परिवार होते हैं जहां बहन और भाई के बीच महीनों में 1-2 बार बातचीत हो जाए तो भी गनीमत है। इसके बावजूद वो उसकी आन बान और शान के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। कमाल है, आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल होते हैं। चंद्र प्रकाश को तुम उसी कैटेगरी में रख सकते हो। तभी तो वो अपना घर बार छोड़कर बहन की देखभाल के लिए उसके साथ रहता है। तो तुम्हें यह लगता है कि बहन को क्लेम के रुपए दिलाने की खातिर उसने एक निर्दोष लड़की को मौत के घाट उतार दिया? तुम बात को यूं समझो कि अगर गीता अरोड़ा का कत्ल सिर्फ इसलिए हुआ है कि उसके कत्ल के मद्देनजर संजना की मौत को भी कत्ल की निगाहों से देखा जाने लगे, तो यह कारनामा चंद्र प्रकाश के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। मगर किसी को भी कातिल करार देने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि दोनों लड़कियों को जहर दिया कैसे गया। उस बारे में मालूम हुए बिना ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। तुम देखना, आगे चलकर या तो दोनों की मौत पुलिस के अनसुलझे केसों की फाइल में धूल फांक रही होगी, या फिर वो मेरी ही तरह कोई और बलि का बकरा ढूंढेंगे और उसे कातिल साबित करके जेल का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि उनका कोई दोस्त आशीष गौतम नहीं होगा। तुम्हारी पहली बात से मुझे पूरा पूरा इत्तेफाक है दोस्त, मगर दूसरी बात अब मुमकिन नहीं दिखाई देती। अब इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि उसमें किसी इनोसेंट को फंसा पाना असंभव होगा। तभी आशीष के मोबाइल की घंटी बजी। कॉल खबरदार वाराणसी के ब्यूरो चीफ सदानंद पांडे की थी। पांडे जी प्रणाम। जीते रहो बच्चा। काम बना? कुछ बना तभी तो फोन किया। अब तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। पूछो जो कुछ भी कल जानना चाहते थे। सबसे पहले तो संजना शुक्ला मरहूम के परिवार के बारे में ही बताइए। सुना है संजना शुक्ला के पिता की मौत किसी रोड एक्सीडेंट में हुई थी। ठीक सुना है। सच पूछो तो उनके परिवार में अकाल मौतों की भरमार है। संजना के पिता का नाम महेश शुक्ला था, जिसके 2 भाई और थे। नरेश शुक्ला बड़ा था, जबकि संजना के पिता के छोटे भाई का नाम हितेश शुक्ला था। बड़े भाई नरेश शुक्ला ने प्रेम विवाह किया था, जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और दूसरी लड़की। फिर शादी के 3 साल बाद ही नरेश का हार्ट फेल हो गया और वो दुनिया से चलता बना। नरेश की मौत के बाद उसकी बेवा अपने दोनों बच्चों के साथ मायके लौट गई। दोबारा मुड़कर भी उसने ससुराल की तरफ नहीं देखा। अभी नरेश की मौत को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि छोटा भाई हितेश शुक्ला भी मौत के मुंह में समा गया। बताया जाता है कि उसे कैंसर था, जिसका पता ऐसी स्टेज पर चला कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। हितेश के भी 2 बच्चे थे, एक लड़का और दूसरी लड़की। लड़का 12 साल की उम्र में घर से ऐसा गायब हुआ कि किसी को ढूंढे नहीं मिला। बेटे के गम में पागल मां ने जल्द ही बिस्तर पकड़ लिया और कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी 14 साल की बेटी को अकेला छोड़ दुनिया को अलविदा कह गई।
और आखिरकार संजना का बाप महेश शुक्ला भी एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा। उसकी मौत के बाद चंद्र प्रकाश ने बहुत कोशिश की कि उसकी बहन उसके साथ मायके चलकर रहे, मगर कौशल्या देवी को यह मंजूर नहीं था। तब चंद्र प्रकाश ने बहन की देखभाल के लिए नारायणपुर में ही रहना शुरू कर दिया। संजना की मौत वाले रोज चंद्र प्रकाश कहाँ था? क्या उसकी मूवमेंट्स ट्रेस हो पाई? हाँ, हुई। 100% गारंटी के साथ हुई। 9 मार्च को संजना की मौत वाले दिन वो जमीनी के एक मुकदमे में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिरी भर रहा था, जहां से वो 2 बजे के करीब फारिग हुआ था। इसकी पुष्टि न सिर्फ उसके जानकारों ने की है, बल्कि कोर्ट का रिकॉर्ड भी उसके वहां हाजिरी की पुष्टि करता है। और बीते रोज की बाबत क्या कहते हैं? क्या कल भी उसके पास कोई पुख्ता एलिबाई है? भाई, 9 मार्च जैसी पक्की एलिबाई तो नहीं है, मगर पूछताछ से पता चला है कि कल वो बहन के घर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक शिवालय के बाहर अपने कुछ ग्रामीण दोस्तों के साथ बैठा ताश खेल रहा था, जो खाली होने पर उसकी रोज की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। रोजाना 11 से 3, कभी कभी तो 4 बजे तक वो सिलसिला चलता है। फिर सभी दोस्त उठकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इस बात की कोई गुंजाइश कि वो कल की ताश की महफिल में ना शामिल हुआ हो, मगर घर से गायब बराबर रहा हो? नहीं, ये संभव नहीं है। अलबत्ता 2 रोज पहले वो दिल्ली गया था, जहां से अगले दिन ही वापस लौट आया था। तब से वो कहीं नहीं गया, और इस बात की पुष्टि कई तरीकों से हो चुकी है। सुना है उसका अपना गांव भी करीबी कहीं है। ठीक सुना है। उसके गांव का नाम अदलहाट है, जो कि उसकी बहन के ससुराल नारायणपुर, जहां वो स्थायी रूप से रहता है, से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। उससे मिलने जुलने वालों के बारे में क्या कहते हैं? उसका एक दोस्त है, दयानंद यादव, जो बनारस सिटी में रहता है। वही कभी कभार उससे मिलने नारायणपुर चला आता है, वरना तो बाकी लोगों में बस गांव के लोग ही शामिल हैं, जिनसे उसकी दुआ सलाम होती रहती है। दयानंद के बारे में कुछ पता चला? आशीष के मुंह से वो नाम सुनकर विवेक आचार्य चौंक सा गया, मगर उस वक्त उसने टोकना मुनासिब नहीं समझा। वो महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन बनाने का एक छोटा सा कारखाना चलाता है, जिसमें एक गोरख धंधे का पता चला है। एक जानकार का कहना है कि वो अपने कारखाने में बनने वाली सस्ती जनाना इस्तेमाल की चीजों पर किसी बड़े ब्रांड का लेबल लगाकर बेच देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कहना मुहाल है। इसके अलावा इंश्योरेंस एजेंट है। इस पैसे की वजह से इलाके में उसकी काफी पूछ बताई जाती है। कौन सी कंपनी का एजेंट है? न्यू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। हाल ही में मार्केट में आई कोई नई कंपनी बताई जाती है। उससे पहले वो LIC का एजेंट था, शायद अभी भी हो। उसका कोई हुलिया वगैरह दरियाफ्त करवाया आपने? भाई, कोई खास बात तो पता नहीं चली। मोटे तौर पर इतना पता चला है कि वो दरमियाने कद का खूबसूरत सा गोरा चिट्टा युवक है, जो कि अपनी कार पर सप्ताह में 1 या 2 बार चंद्र प्रकाश से मिलने नारायणपुर आ जाया करता है। कोई और बात? 28 फरवरी को संजना की कजन, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उसके माँ बाप बहुत पहले मरकब गए थे, ट्रेन से गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उसका नाम अनामिका शुक्ला बताया जाता है। उम्र में वो संजना से छोटी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी और वहीं नॉर्थ कैंपस के किसी हॉस्टल में रह रही थी। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा संजना ही उठाती थी। इन दोनों हालिया हुई जवान मौतों ने संजना की माँ को यूं तोड़ कर रख दिया है कि आजकल उसके भीतर बिस्तर से उठने तक की ताकत नहीं बची है। संजना की वाराणसी विजिट के बारे में कुछ पता चला? बहन की मौत की खबर सुनकर वो 28 फरवरी की रात 11 बजे के करीब अपने गांव पहुंची थी। पता चला है कि एयरपोर्ट से उसे दयानंद यादव ही अपनी कार में लेकर आया था। घर पहुंचकर बहन की शत विक्षत लाश देखकर लड़की अपने होश खो बैठी थी और जमीन पर गिरते वक्त किसी सख्त चीज से टकराने की वजह से उसका माथा या सिर फूट गया था। तब दयानंद और चंद्र प्रकाश ने मिलकर उसे कार में डाला और अस्पताल लेकर गए, जहां से लड़की कब वापस लौटी, कितने रोज अपने घर में रही, ये कोई नहीं जानता। बाद में टीवी पर न्यूज देखकर और अखबार पढ़कर ही लोगों को पता चला कि संजना की मौत हो गई थी। परिवार में यूं मातम का माहौल है कि उनसे कोई पूछताछ करने की हमारे पत्रकारों की हिम्मत ही नहीं हुई। पांडे साहब, आपने इतने कम टाइम में इतनी जानकारियां जुटा कर दी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समझो, तुम्हारा शुक्रिया हमने कबूल कर लिया, कहकर दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। मोबाइल में इस पर रखने के बाद आशीष ने सिगरेट का पैकेट निकालकर बारी बारी से विवेक और राजीव की तरफ बढ़ाया, फिर लाइटर निकालकर तीनों सिगरेट सुलगा दिए। लगता है दयानंद यादव के नाम पर कोई घंटी बजी है तुम्हारे दिमाग में। ठीक समझे, मैंने कल तुम्हें इस लड़के के बारे में बताया था। ये वही लड़का है जो फ्लाइट में संजना से टकराया था। आगे पुलिस के बताए मुझे मालूम है कि वो न्यू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बीमा एजेंट है।
ऐसे में अगर चंद्रप्रकाश का दोस्त दयानंद और ये वाला दयानंद एक ही शख्स है तो यकीनन इसका कोई खास मतलब होना चाहिए। फिलहाल ऐसा कोई मतलब दिखाई तो नहीं देता वकील साहब, क्योंकि बतौर सस्पेक्ट चंद्रप्रकाश तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। जो जानकारी अभी अभी मुझे हासिल हुई है उसके हिसाब से दोनों लड़कियों की मौत के वक्त वो यहाँ से सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ था। और अपनी इस नई खोज दयानंद यादव के बारे में क्या कहते हो? वो तो संजना के साथ उसी फ्लाइट में सफर कर रहा था। उसकी सैकड़ों वजह हो सकती है, जिनमें से एक वजह पुलिस के बताए हमें मालूम है। वो अपने ऑफिस के किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आया था। फिर अभी ये साबित होना बाकी है कि दोनों शख्स एक ही हैं। क्या पता संजना को पॉलिसी भी उसी ने बेची हो। अगर वो पॉलिसी उसने अपने गांव पहुंच कर ली थी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एडवाइजर मामा का दोस्त दयानंद यादव ही रहा होगा। मगर उस पर शक करने लायक अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर समझ लो ये सारा किया धरा स्टार फार्मास्यूटिकल्स का है, जिन्हें पता चल गया था कि संजना ने अपने लैब से कोई डेटा चुराया था, जिसे वो, मेरा अपना अंदाजा है कि RM फार्मास्यूटिकल्स को बेचने वाली थी। उन्हें यूं अपना नुकसान होना कबूल नहीं हुआ और उन्होंने लड़की को एकदम अनोखे तरीके से मौत के घाट उतार दिया। नॉनसेंस, ऐसा भी कहीं होता है? वो एक बड़ी और नामी गिरामी कंपनी है। उन्होंने क्या गुंडों की फौज पाल रखी होगी इस काम को अंजाम देने के लिए? जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उसमें किसी फौज की दरकारी कहाँ थी? किसी गुंडे की भी जरूरत नहीं थी। सब कुछ वन मैन शो दिखाई देता है। चलो मान ली मैंने तुम्हारी बात। अब तुम मुझे ये बताओ कि गीता अरोड़ा का कत्ल क्यों किया गया? क्योंकि उसे पता चल चुका था कि संजना की मौत के पीछे उसकी कंपनी का हाथ था। उसने उन्हें पुलिस में जाने की धमकी दी होगी, लिहाजा उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। मत भूलो कि वे लोग तरह तरह की दवाइयों पर रिसर्च करते हैं। दोनों लड़कियों को किसी नपेतुरे ढंग से ऐसा डोज दिया गया होगा जिसका असर घंटों बाद होता होगा और नतीजा पोटेशियम साइनाइड के रूप में सामने आता होगा। इसके अलावा इस पहेली का कोई और जवाब मुमकिन नहीं है। तुम भूल रहे हो, अपनी मौत से पूर्व गीता अरोड़ा ने साफ साफ तुमसे कहा था कि संजना की मौत दुर्घटना थी, ना कि उसका कत्ल हुआ था। हाँ, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका कत्ल कर दिया गया। क्या पता आगे वो ये कहना चाहती हो कि संजना की मौत दुर्घटना जरूर थी, मगर उसके लिए जिम्मेदार उसकी कंपनी के लोग थे। तुम्हें तो स्टोरी टेलर होना चाहिए। वकालत के धंधे में तो खामखाई पड़ गए दिखते हो। तभी तो गाड़ी किसी मुकाम पर नहीं पहुंच रही, तभी तो अभी तक अपने धंधे में कोई मकबूलियत हासिल नहीं कर पाया। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अब तक खामोशी से दोनों का वार्तालाप सुनता राजीव अचानक बोल पड़ा। पूछो भाई, रोका किसने है? थैंक्स। मेरा सवाल यह है कि गीता अरोड़ा ने भी आत्महत्या क्यों नहीं की हो सकती? क्योंकि ये मुमकिन नहीं दिखाई देता। संजना की बाबत भी हमें ऐसा ही जान पड़ता है, मगर पलक तिवारी की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम एक पल को ये मान सकते हैं कि उसने आत्महत्या की हो सकती है, जबकि गीता अरोड़ा के मामले में ऐसा नहीं था। उसकी पूरी बॉडी को इस बात के लिए खास तौर से चेक किया गया कि कहीं उसके शरीर के किसी अंग पर साइनाइड पाउडर तो नहीं मौजूद था। दुरुस्त, मगर अभी अभी पलक तिवारी की तरह मुझे भी एक ऐसा अनोखा तरीका सूझा है जिसको अमल में लाकर वो जान दे सकती थी, और उन हालात में उसके शरीर के किसी हिस्से पर साइनाइड पाउडर भी नहीं मिलता। कमाल है, कल तक जो बात पूरी दुनिया को जादू का खेल मालूम पड़ती थी, आज उसके कई जवाब मुमकिन होने लगे हैं। आप सुनना चाहते हैं या नहीं? अरे बोल भाई, तुझसे ज्यादा बेसब्रा हो रहा हूं ये जानने के लिए कौन सा बम फोड़ने वाला है तू। ठीक है सुनिए, राजीव गंभीर लहजे में बोला। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं गीता अरोड़ा हूँ और मुझे स्वागत में एन उस वक्त साइनाइड खाकर अपनी जान देनी है जब मैं इन महाशय के सामने बैठा हूँ। जान भी यूं देनी है कि मुझे ऐसा करता कोई देख न सके। CCTV कैमरास तक को अंधा कर देना है। इस सनसनीखेज आत्महत्या को अंजाम देने के लिए मैंने घर से निकलते ही किसी दुकान से 5 रुपए वाला चॉकलेट खरीदा, जो कि रेस्तरां पहुंचने तक यकीनन थोड़ा पिघल चुका था। फिर उसके एक छोटे से हिस्से के बीच में मैंने उंगलियों से टच किए बिना साइनाइड का चूरा रखा, जो कि किसी पाउच या पुड़िया से पलटकर सीधा चॉकलेट के बीच में रखा जा सकता है। उसके बाद मैंने आलू के पराठे की तरह मगर बेहद छोटी लोई तैयार की। मैं स्वागत पहुंचा और रेस्तरां के दरवाजे से भीतर कदम रखने से पहले मैंने वो गोली अपने मुंह में रख ली। फिर शान से चलता हुआ वकील साहब के सामने आकर बैठ गया। मेरे इसरार पर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, जिसके जरिए मैंने मुंह में रखी गोली निगल ली या वैसे ही चबाकर खा गया। आगे जो कुछ होना था वो गोली के किए होना था। मैंने पल भर में इनके सामने तड़पकर अपनी जान दे दी। सिंपल लाइक यू। उसने चुटकी बजाई। अब बताइए क्या कहते हैं आप? समझ ले मैंने तुझे 100 तोपों की सलामी के काबिल मान लिया।
अप्रैल में जब इंक्रीमेंट का टाइम आएगा तो 100 तोपों की सलामी के बदले मेरी सैलरी में कोई बड़ा इजाफा करवा कर दिखाइएगा, तब जाकर मुझे आपकी बात पर यकीन आएगा। वो तो खैर बात की बात है मुन्ना, मगर मतलब क्या हुआ इसका? क्या सचमुच दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की थी? अगर की थी तो ₹1.25 का सवाल यह है कि इतने फसादी तरीके से उन्हें जान देने की क्या पड़ी थी? तो फिर नहीं किया होगा। समझ लीजिए कि उनका कत्ल ही किया गया था, किसी ऐसे ही नायाब और आसानी से ना समझ में आने वाले जरिए से। इसलिए सबसे पहली जरूरत कातिल के उस करतब को खोज निकालने की है। उसके बाद कातिल को कानून के शिकंजे में फंसते देर नहीं लगेगी। ठीक कहता है, आशीष बोला। लगता है वाराणसी का एक चक्कर लगाना ही पड़ेगा। मेरा दिल कहता है कि इस पहेली का कोई ना कोई हल मुझे वहीं से हासिल होगा। मुझे साथ लेके चलिए, 1 से भले 11। बाकी के 10 कौन हुए? मैं अकेला 10 के बराबर। पहले एक अहम काम करके दिखा, फिर सोचता हूं मैं तुझे साथ ले जाने के बारे में। हुक्म कीजिए। किसी भी तरह संजना की इंश्योरेंस पॉलिसी की एक कॉपी हासिल करके दिखा। अभी तक हमने उसके बारे में जो भी जाना है अनुज वत्स के मुंह से ही जाना है, जबकि असल में उसके टर्म्स एंड कंडीशन जुदा हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी कर, मगर कल तक हर हाल में संजना की पॉलिसी के पेपर्स मेरी टेबल पर होने चाहिए। समझ गया? यस सर। अब दफा हो यहां से। राजीव के बाहर जाने के थोड़ी देर बाद विवेक भी उठ खड़ा हुआ और आशीष से हाथ मिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद अनामिका शुक्ला का नाम आशीष के जहन में बार बार दस्तक देने लगा। क्या ये इत्तेफाक था कि एक ही परिवार की, एक ही शहर में रह रही 2 लड़कियां यूं आगे पीछे मौत का निवाला बन गई थी, या अनामिका की मौत में भी कोई भेद था? इस बात का पता चलना भी जरूरी था कि संजना के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जिसकी वजह से उसने खुद वाराणसी जाने की बजाय अपनी टिकट पर अनामिका को गांव के लिए रवाना कर दिया था। और ऐसा कर चुकने के बाद वो खुद कहाँ गायब हो गई थी? उस रात उसने ट्रेन में सफर नहीं किया तो वापस रोहिणी क्यों नहीं लौटी? मगर ये कोई आसान काम नहीं था। ये तक नहीं मालूम था कि वो पढ़ाई क्या कर रही थी। ऊपर से नॉर्थ कैंपस के इलाके में हॉस्टलों की तादाद पहाड़गंज के होटलों की तरह थी, जिसमें से अनामिका का कमरा तलाश लेना भूस में सुई तलाशने जैसा काम था। फिर उसे चंद्र प्रकाश का ख्याल आया। अनामिका के हॉस्टल का पता उसे मालूम हो सकता था, मगर चंद्र प्रकाश का नंबर उसके पास नहीं था। विवेक आचार्य का मोबाइल भी वो वापस लौटा चुका था। उसने विवेक को कॉल करके उस बारे में पता करने को कहा। 5 मिनट बाद विवेक ने वापस उसे कॉल करके बताया कि चंद्र प्रकाश को अनामिका के हॉस्टल का पता नहीं मालूम था, लिहाजा संजना के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि वो कैंपस के किस हॉस्टल के कौन से कमरे में रह रही थी। कॉल डिस्कनेक्ट कर आशीष उस बात पर काफी देर तक माथा बच्ची करता रहा। अनामिका की मौत का कोई दखल इस केस में था या नहीं, वो जुदा बात थी, मगर ये जानना फिर भी जरूरी था कि 27 फरवरी को संजना की टिकट पर अनामिका ने क्यों सफर किया था। क्या पता उस कोशिश में इस बात का भी कोई जवाब हासिल हो जाता कि बहन को अपनी जगह ट्रेन से गांव के लिए रवाना करने के बाद संजना कहाँ गई थी। उसने रिसेप्शन पर कॉल किया। यस सर, रिसेप्शनिस्ट तत्पर स्वर में बोली। आयशा मैडम कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर निकली है। उसने रिसीवर रखकर आयशा के मोबाइल पर कॉल किया। आयशा भगत खबरदार की पॉलिटिकल रिपोर्टर थी, जिसके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट थे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े छोटे बड़े तमाम लोग उसे जानते थे। लंबी बेल जाने के बाद उसने कॉल अटेंड की। हाय आशीष, कैसे हो? तुम्हारे बिना अधूरा अधूरा फील कर रहा हूं। क्या चाहते हो? ख्वाहिशें तो इतनी है कि उम्र बीत जाए, लेकिन अभी तो मैं बस खबरदार की शान मल्लिकाए हुस्न आयशा भगत के दीदार करना चाहता हूँ। सॉरी यार, इस वक्त मैं ऑफिस में नहीं हूँ, इसलिए फोन पर ही बता दो कि काम क्या है। काम का नाम किसने लिया? तुमने लिया। तुम तरन्नुम में भी तभी आते हो जब तुम्हें कोई काम होता है, इसलिए साफ साफ बोलो क्या चाहते हो। आशीष ने बताया। यार, कोई ना कोई लिंक तो मैं डीयू में निकाल लूंगी, मगर वहां हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में अनामिका शुक्ला नाम की लड़कियां होंगी। ऐसे में तुम्हारी वाली अनामिका को शॉर्ट आउट कैसे करूंगी? वो वाराणसी के नारायणपुर गांव की रहने वाली थी। क्या पता कॉलेज के रिकॉर्ड में उसका कोई लोकल पता दर्ज हो, फिर कैसे बात बनेगी? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। अलबत्ता एक हिंट दे सकता हूं कि अगर उसने कोई लोकल पता लिखवाया होगा तो वो रोहिणी का हो सकता है। इसके अलावा बस मुझे इतना मालूम है कि उसके पिता का नाम हितेश शुक्ला था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। दिल से करोगी? हाँ यार, नहीं करूंगी तो तुम बॉस से बोलकर मुझे एक काम करने को मजबूर कर दोगे। मैं क्या खबरदार मैं तुम्हारी हैसियत से नावाकिफ हूँ? फिर अभी जो काम मैं तुम पर एहसान करके कर सकती हूँ, बाद वाले हालात में हुक्म बजान जैसे अंदाज में करना पड़ेगा।
मैं किसी की सिफारिश नहीं लगाने वाला। तुम जानती हो ये मेरी फितरत में शुमार नहीं। अलबत्ता तुम्हारे इस एहसान के बदले में कभी तुम पर एहसान करके दिखाऊंगा। कैसा एहसान? दूसरी ओर से आयशा की खनकती हंसी सुनाई दी। आगे चलकर कभी तुम्हारा कत्ल हो गया तो मैं कातिल को पाताल से भी। गो टू हेल। दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। मोबाइल रखकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बार फिर रिसेप्शन पर कॉल किया। यस सर। कल 10 से 12 के बीच की किसी फ्लाइट में मेरी वाराणसी की टिकट बुक कराओ। बुकिंग कंफर्म होते ही मुझे खबर करना। यस सर। रिसीवर रखकर उसने विवेक आचार्य को कॉल किया। वकील साहब, मैं कल वाराणसी पहुंच रहा हूं। चंद्र प्रकाश से बात करके उसे इस बात के लिए तैयार करो कि वो मेरे वहां पहुंचने तक घर पर अवेलेबल रहे। मैं साथ चलूं? भूल गए, पुलिस ने तुम्हारे शहर से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। ओह, मैं तो सचमुच भूल गया था। ठीक है, मैं बात करता हूं उससे। उम्मीद है कोई टाल मटोल नहीं करेगा। 20 मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे फोन करके बताया कि अगले रोज की 10:10 की स्पाइसेस की फ्लाइट में उसकी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। फिर करीब 15 मिनट बाद उसने ऑनलाइन चेक इन किया हुआ फ्लाइट टिकट उसके पास भिजवा दिया। 16 मार्च 2015 12 बजे के करीब आशीष गौतम वाराणसी एयरपोर्ट पर था। वहां से बाहर निकला तो एक अधेड़ शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। जी कहिए, उसने सवाल करती निगाहों से उसे देखा। बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से कितना दूर होगा और वहां के लिए कोई लोकल सवारी उपलब्ध है या नहीं? काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आशीष 2 बार कर चुका था, मगर एयरपोर्ट से वहां की दूरी कितनी थी इसका कोई अंदाजा उसे नहीं था। उसने मोबाइल का जीपीएस खोलकर चेक किया तो पता चला विश्वनाथ मंदिर वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने बुजुर्गवार को वो बात बता दी। अलबत्ता वहां के लिए कोई लोकल सवारी मौजूद थी या नहीं इसका पता उसे नहीं चल सका। तब आशीष ने उन्हें किसी स्थानीय आदमी से उस बारे में दरियाफ्त करने की सलाह दी। बुजुर्गवार के जाते ही उसका मोबाइल रिंग होने लगा। स्क्रीन पर खबरदार का लैंडलाइन नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल अटेंड की और बेध्यानी में ही बातें करता हुआ बाहर की ओर बढ़ने लगा। अभी वो कॉल से फारिग भी नहीं हुआ था कि एक काला कलोटा कद्दावर शख्स उसके करीब पहुंचकर साथ साथ चलता हुआ बड़े ही शिष्ट लहजे में बोला, सर, टैक्सी चाहिए। आशीष ने इनकार में गर्दन हिलाया तो वो वापस लौट गया। इसी तरह एक के बाद एक 3 लोगों ने उससे टैक्सी के बारे में पूछा, मगर तीनों को ही उसने इशारे से मना कर दिया। बातें करता हुआ वो सड़क पर पहुंच गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो बरबसी उसकी निगाह बाईं तरफ फुटपाथ पर खड़े एक शख्स पर ठहर सी गई। वो खूब लंबा चौड़ा महीन बालों वाला क्लीन शेव्ड युवक था। दिखावे को वो मोबाइल पर बातें कर रहा था, मगर आशीष को यूं महसूस हुआ जैसे वो खास उसी को घूर रहा था। कद काट के लिहाज से वो कोई पुलिस वाला हो सकता था। अगर ऐसा था तो हैरानी की बात थी। उसकी निगाहों में फिलहाल ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसके कारण वो किसी पुलिस वाले की निगाहों का मरकज बनता। आखिरकार वो कॉल से फारिग हुआ। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो टहलता हुआ एयरपोर्ट से बाहर निकल आया था। वापस भीतर जाकर टैक्सी लेने की बजाय वो सड़क पर आगे बढ़ने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई राह चलती टैक्सी उसे मिल जानी थी। हुआ भी यही। अभी वो एयरपोर्ट की गेट से मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़ा था कि तभी एक टैक्सी एकदम से उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सर, टैक्सी चाहिए। पिछली सीट पर बैठा एक मोटा सा पकोड़े जैसी नाक और खुरदरे चेहरे वाला कम उम्र युवक विंडो से सिर बाहर निकालकर बोला, खाली टैक्सी चाहिए, शेयरिंग नहीं। बस अभी हुए जाती है, कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। ठीक उसी दौरान दूसरी तरफ का गेट खोलकर एक युवक बाहर निकला। उम्र उसके आशीष के जितनी ही रही होगी, मगर कद उसका छोटा था। वो सफेद शर्ट और काली पैंट के साथ काले रंग का ब्लेजर पहने हुए था, जिसमें अपने साथी की अपेक्षा बेहद सब्रान दिखाई दे रहा था। ब्लेजर के बटन खुले हुए थे और उसकी दाईं जेब नीचे की ओर खींचती जान पड़ती थी। जरूर जेब में वो कोई वजनी सामान रखे था। कार से उतरकर युवक उसकी दाईं तरफ आकर खड़ा हो गया, जबकि बाईं तरफ खुरदरे चेहरे वाला शख्स पहले ही तनकर खड़ा हो चुका था। अब खाली है सर, खुरदरे चेहरे वाला बोला। उसकी आवाज बेहद महीन थी, जो कि उसके डील डोल से जरा भी मैच नहीं कर रही थी। प्लीज बैठ जाइए। खतरा आशीष के दिमाग में कौंधा। मैं अपना बैग एयरपोर्ट पर भूल आया हूँ, वो जल्दी से बोला। तुम जरा इंतजार करो, मैं अभी वापस लौटता हूँ। वो जाने के लिए घूमा। खबरदार, युवक कर्कश लहजे में बोला। आप कहीं नहीं जा रहे, चुपचाप गाड़ी में बैठिए, वरना क्या? जान से हाथ धो बैठेंगे, उसने बड़े ही शांत लहजे में जवाब दिया। फिर जेब में हाथ डालकर उधर का हिस्सा आशीष की कमर से सटा दिया।
किसी सख्त चीज की चुभन उसे साफ साफ महसूस हुई। उसकी इस हरकत पर आशीष जोर से हंस पड़ा। काहे हंस रहे सर, हम मजाक कर रहे हैं का? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हैरानी है कि तुम्हें नहीं लग रहा। भूल गए लगते हो कि यह हाई सिक्योरिटी जोन है। वे लोग तुम्हारे जिस्म में इतने छेद करेंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फौरन यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। शाम तक मैं तुम्हारे शहर में ही रहने वाला हूँ। जिंदा रहोगे तो दोबारा कोशिश करने का कोई ना कोई मौका निकाल ही लोगे। उसकी बात पर दोनों साफ साफ बौखला गए मालूम हुए। दोनों ने हड़बड़ाकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर युवक ने बिगड़ते हुए मामले को संभालने की कोशिश की। यहाँ आसपास कोनो सिक्योरिटी नहीं है, कहा समझे। सड़क पर कोनो पुलिस वैन तक मौजूद नहीं है, इसलिए हमारी फिक्र करना छोड़कर आपन खैर मनाइए। गोली की आवाज गूंजते ही आशीष ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। पलक झपकने जितने वक्त में यहाँ इतनी फोर्स पहुंच जाएगी जिसकी तुम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए फिर कहता हूं, यहां से दफा हो जाओ। गोली की आवाज कैसे गूंजेगी? ससुरी का गला नहीं घोंट देंगे? इस बार खुरदरे चेहरे वाला बोला। रिवॉल्वर वहां पर साइलेंसर ना चढ़ा हुआ है जी, किसी को नहीं सुनाई देगा कि यहाँ क्या घटित हुआ है। आशीष फिर हंसा। मन ही मन वो इस विकट स्थिति से निपटने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने में लगा हुआ था। वो हैरान था, उनकी इस हरकत की दूर दूर तक कोई वजह उसकी समझ में नहीं आ रही थी। किसे बेवकूफ बना रहे हो बड़े मियाँ? प्रत्यक्ष वो बोला। अगर रिवॉल्वर पर साइलेंसर चढ़ी होती तो उसके साइज की वजह से कोट की जेब की बजाय इसे अपने पिछवाड़े में छिपाना पड़ा होता। सुन बे, हम हने बनारसी है, कायदे से बोलत है तो अधिक भौकाल मत पेल। अपने पर आ जाए के तब भागे बदे जगह ना मिली। तहजीब वा से पेश आ रहे हैं तो इसका मतलब ही नहीं है कि हम हने वाही तबाही बके ना आवेला। एक सांस में इतनी गोली देंगे कि भौचकिया जाओगे, का समझे। इसलिए वणिया पर नियंत्रण रखो। हम नहीं चाहते कि मेहमान का स्वागत पान पराग की बजाय गाली गलौज से करना पड़े। मेहमान? क्या कहने तुम्हारे? मेहमान को कोई गोली मारने की धमकी देता है, उसे अगवा करने की कोशिश करता है, आज पहली बार सुन रहा हूं। आप इत्मीनान रखिए सर, मैं आप पर गोली नहीं चलाऊंगा। इस बार रिवॉल्वर वाला लड़का बड़े ही धैर्य के साथ बोला। बस मेरा साथी आपके जिस्म में एक सुई चुभोएगा जिसके 1 घंटे बाद आप खुदा को प्यारे हो जाएंगे। आखिर कुछ दिन पहले संजना शुक्ला के साथ भी तो हम ये सब किए थे। आशीष के जहन में सनसनी सी फैल गई। यानी जो कुछ भी घटित हो रहा था वो महज उसे लूटने के इरादे से नहीं हो रहा था। अचानक उसे ये जरूरी लगने लगा कि वो विरोध करना बंद कर दे। लिहाजा जब तक आपकी मौत का किसी को यकीन आएगा तब तक हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। अब बताइए, क्या फैसला किया आपने? मैं मरना नहीं चाहता भाई, वो किसी हारे हुए शख्स की तरह बोला। तो दोस्तों, ये था अनोखी हत्या नॉवल का 10वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।